हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम लोग 500 क्वेश्चन का क्वालिफाइंग सीरीज चल रहा था, जो कि स्पेशल बनाया गया एसएससी जेई को लेकर। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका एसएससी जेई रहता है, इसके अलावा आपका आरआरबी जेई रहता है, इसरो डीआरडीओ वाला जेई लेवल में जो कि जब पूछा जाता है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है। इसके अलावा जितना भी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, हर स्टेट में आपका जेई लेवल का एग्जाम सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ के उठा के देखते हैं। और हम लोग सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। जैसे आज का मैं बात करूँ तो आज हम लोग 3 सब्जेक्ट को देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग का क्वेश्चन रहेगा, टॉम का क्वेश्चन रहेगा और आपका रहेगा एक आरएससी का। ये तीनों का क्वेश्चन आज रहेगा। हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और हम लोग विद इन 20 से लेकर 30 सेकंड तक हर क्वेश्चन को डील करेंगे। इससे ज़्यादा देना ही नहीं टाइम हम लोग को, बिकॉज आप लोग को ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपको 60 मिनट मात्र टाइम रहेगा। तो आपको 20 सेकंड में आपको बनाना है। अगर बाय द वे मैं कुछ ही क्वेश्चन के बता रहा हूँ जिसमें आपको 30 सेकंड लग जाएगा। जहाँ तक लगभग तो मैं बात करूँगा 40 से लेकर 50 ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 10 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला थोड़ा बहुत अगर आएगा वो भी पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला आता है। आप देखिएगा यहाँ पे आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछला लेक्चर भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोग बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल को डिस्कस किए थे, जो कि आपका सॉम का था, टॉम का था। आज हम लोग बात करेंगे आरएससी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसको देखेंगे कैसे जल्दी हम लोग फास्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ये फुल्ली डेडिकेटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जॉब निकालना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको मैकेनिकल से ही रिलेटेड मिलेगा। सारे एग्जाम के पैटर्न पे हम लोग पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आरके जैन आरएस कुर्मी का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब हर वो मटेरियल जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। इसके अलावा अगर आप आरके जैन को परचेज करना चाहते हैं तो आरके जैन का आरएस कुर्मी वाला तो फ्री में है, पूरा का पूरा चैनल में आपको मिल जाएगा। एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर के पेपर और बहुत सारी चीज़ तो ही मिलेगा मैकेनिकल से रिलेटेड। अगर आपको आरके जैन का परचेज करना, जो कि एक पेड कोर्स है, तो बहुत ही मिनिमम कोर्स में दिया जा रहा है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, पूरा का पूरा आरके जैन सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैकेनिकल से रिलेटेड सिलेबस को भी कंप्लीट कराया गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मटेरियल। मैं नंबर देना भूल गया हूं, बट मैं बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या बोला गया, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल लाइक। अब देखो 3 तरह का फ्लेम हम लोग पढ़ते हैं वेल्डिंग में। पहला फ्लेम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दूसरा फ्लेम क्या होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम। और थर्ड क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम। अगर मैं बात करूँगी जो आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, बेसिकली ये जो फ्लेम हम लोग यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ का मिक्सचर रहता है। एक से होता है एसिटिलीन और प्लस रहता है आपका ऑक्सीजन। ये आप लोग को पता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। जो फ्लेम होता है, जो वेल्डिंग होता है, उसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी बोलते हैं। वाई, बिकॉज इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का दोनों का मिक्सचर रहता है। कितना रेशियो रहता है इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात आता था 3 तरह का रहता है ये ऑक्सी एसिटिलीन का जो फ्लेम रहता है। तो पहला हो गया ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, क्या क्या था, एसिटिलीन था और ऑक्सीजन था। अगर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगर एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा हो गया, इसका वैल्यू अगर ज़्यादा है, रेशियो हम लोग लिए एसिटिलीन को ज़्यादा लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम। और अगर मेरा दोनों का वैल्यू एक जैसा रेशियो मेरा, जैसे 1:2 अगर 1 ले लिए, इसका मीन्स क्या है कि अगर ये 1 kg लेंगे हम लोग एसिटिलीन, तो 1 kg लेंगे हम लोग ऑक्सीजन की, यानी कि दोनों का रेशियो मेरा सेम है, तब इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल फ्लेम। ये चीज़ आप लोग को पता होगा। अब बात करते हैं कि कौन कहाँ पे यूज होता है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम लोग ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सब को वेल्ड करने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का वैल्यू, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है एसिटिलीन से। कार्बोराइजिंग फ्लेम का अगर बात करेंगे तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं एलॉय स्टील, या फिर हाई कार्बन स्टील जो होता है, हाई कार्बन स्टील HCS। समझ रहे हो नहीं क्या है आपका एलॉय स्टील है। तो एलॉय स्टील को अगर हम लोग को वेल्डिंग करना है तो हम लोग जो है ऑक्सी एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। इसमें किसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, आपका एसिटिलीन का वैल्यू ज़्यादा रहता है। मान लो 2:1 इस टाइप से मान लो रेशियो ले लो, तो ये रहता है। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल क्या था, 1:1 में रहता है। मतलब अगर 1 वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने कहा था 1 अगर लेंगे एसिटिलीन का वैल्यू, तो ऑक्सीजन का भी वैल्यू हम लोग 1 लेंगे। ये तीनों चीज़ होता है, ये सब पूछा जाता है। अब हाँ, एक चीज़ तो मैंने बता दिया कि भाई जो आपका ओ रहता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहता है, इसको यूज़ करते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर में। ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर में। अगर मैं बात करूंगा कार्बोराइजिंग का, तो इसका यूज करते हैं एलॉय स्टील में। कहाँ करते हैं हम लोग, एलॉय स्टील में करते हैं, जैसे आपका हो गया HCS, हाई कार्बन स्टील। अगर मैं बात करूंगा न्यूट्रल का, न्यूट्रल का कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का इक्वल वैल्यू लेते हैं। इसका जो हम लोग करते हैं लो, जो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील में हम लोग यूज़ करते हैं किसका, न्यूट्रल का।
ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया था कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल। अब देखो कार्बोनाइजिंग का बात किया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टील में, एलो स्टील मैंने कहा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं शुरू में इसलिए इतना बता दिया क्योंकि उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आएगा आपका आगे। देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेम इन गैस वेल्डिंग, तो सबसे कॉमनली हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। किसका, न्यूट्रल का। तो आपका ऑप्शन नंबर ओनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ए नंबर, ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम में क्या रहता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो वैल्यू रहता है हम लोग इक्वल लेते हैं, 1:1 के रेशियो में लेते हैं। यानी अगर ये 4 kg लेंगे तो ये भी 4 kg, जरूरी नहीं है 1 kg का बात कर रहे हैं। अगर 10 kg तो 10 kg, जितना मतलब, लेकिन इक्वल होना चाहिए, जितना एसिटिलीन उतना ऑक्सीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं थर्ड में। ये आपका सेकंड था, ये थर्ड है आपका। इन ब्रेज वेल्डिंग, देखो दो तरह का वेल्डिंग हम लोग करते हैं, एक तो सोल्डरिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, एक होता है ब्रेजिंग और एक होता है सोल्डरिंग। दोनों में क्या क्या डिफरेंस ये मैं फटाफट बना देता हूँ। सबसे पहले ब्रेजिंग का बात करें तो ब्रेजिंग जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है। हार्ड मटेरियल में हम लोग करते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग जो अगर किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसमें जो हम लोग ब्रेजिंग करते हैं, तो ब्रेजिंग के लिए 400 डिग्री से ऊपर में हम लोग इसको 400 डिग्री से ऊपर हम लोग फिलर मटेरियल को गर्म करते हैं, फिर उसको हम लोग ब्रेजिंग करते हैं। सोल्डरिंग का बात करेंगे तो 400 डिग्री से नीचे हम लोग इसको सोल्डरिंग करते हैं। ये हाई टेम्परेचर देते हैं, 400 से ज़्यादा इसमें कम रहता है। अगर मैं ब्रेजिंग का बात करूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल जॉइंट मिलता है हमको। क्या मिलता है, स्टेबल जॉइंट मिलता है। ये जो होता है उतना स्टेबल जॉइंट नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर को झेल सकता है। कौन, आपका ब्रेजिंग हाई प्रेशर को भी, हाई टेम्परेचर को भी ये झेल सकता है, टेम्परेचर प्रेशर को झेल सकता है। सोल्डरिंग हाई प्रेशर टेम्परेचर को झेल नहीं सकता है। ब्रेजिंग का जो कॉस्ट रहता है वो मुझे ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, सोल्डरिंग का कॉस्ट जो होता है वो मेरा कम होता है। ये कितना होता है, लो कॉस्ट होता है। कैसा होता है, लो कॉस्ट होता है। ये समझ में आ गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ और कुछ, जैसे ब्रेजिंग जो होता है आपका और सोल्डरिंग। तो जो ब्रेजिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को डिपॉजिट करते हैं। पहले तो जो भी आपका फिलर मटेरियल रहता है उसको मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट करने के बाद उसको हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं जहाँ पे हमको ब्रेजिंग करना रहता है। इन दोनों के बीच में ब्रेजिंग करना रहता है, तो मोल्टेन मेटल को यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ पे मोल्टेन मेटल हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, फिलर मटेरियल के रूप में। ब्रेजिंग में फिलर मटेरियल जो होता है ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग सिल्वर यूज़ करते हैं क्योंकि इसके टेम्परेचर प्रेशर हाई रहता है और लो कॉस्ट भी रहता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया था देख लेते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, अगर मैं सोल्डरिंग का बात करूँ, सोल्डरिंग में क्या यूज़ करते हैं आप देखे होंगे, नाम सुनेंगे, बोरेक्स। बोरेक्स जो है ये हम लोग फ्लक्स के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बोरेक्स यूज़ करते हैं, बोरेक्स। तो यहाँ पे बोला जाता है इन ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कैपिलरी एक्शन। बिल्कुल नहीं, कैपिलरी एक्शन से होता है। मेटल एंड डिपॉजिट एट द पॉइंट वेयर द वेल्ड टू बी जॉइन। यस, बी नंबर। तो मेल्ट करते हैं, पर मेल्ट करने के बाद डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे मुझे वेल्ड करना रहता है ब्रेज वेल्डिंग में। मतलब ऑप्शन ओनली बी, बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज, मैग्नेटिक आर्क ब्लो क्या होता है। मैग्नेटिक आर्क ब्लो क्या होता है, ये हम लोग जो भी आपका जैसे कोई मटेरियल है, उस मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड कर रहे हैं। तो जहाँ पे मेरा आर्क हो रहा है, जहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, उसे हम लोग आर्क ब्लो कह देते हैं, मैग्नेटिक आर्क ब्लो कह देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो बस ये सिंपल सा चीज़ है। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा कैसे, घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4th नंबर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 4th नंबर। ठीक है, मैं आपको बताते चलूँगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक आर्क ब्लो क्या होता है कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, लेट सपोज ये मेरा सरफेस है, यहाँ पे मुझे वेल्डिंग करना है, इस पॉइंट पे वेल्डिंग करना है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे वेल्डिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ना आर्क ब्लो के चलते क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा इधर भी आ जाता है, फैल जाता है, इधर भी थोड़ा फैल जाता है। तो ये जो इधर दोनों तरफ फैल गया ना, एक्स्ट्रा फैल गया, इसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक आर्क ब्लो। और ये होता क्यों है, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के चलते होता है। बात समझ में। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा, ढूंढिएगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। फेनोमेना ऑफ अकरिंग द स्प्लिटर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन डीसी आर्क वेल्डिंग। यानी कि डायरेक्ट करंट के चलते जो है मेरा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके चलते जहाँ पे मेरा वेल्ड करे वहाँ तो वेल्ड होता ही होता है, साथ ही साथ अगल बगल भी मेरा उसका जो है आपका इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड आवर आर्क वेल्डिंग, मैग्नेटिक आर्क वेल्डिंग। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द प्री हीटिंग इज एसेंशियल इन वेल्डिंग। तो भाई हम लोग कास्ट आयरन में प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीट मतलब जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं उससे पहले ही गर्म करते हैं। काहे गर्म करेंगे भाई, हमको पता है कास्ट आयरन तो ब्रिटल मटेरियल होता है, और साथ ही साथ इसका और खासियत ये है कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्री हीट करते हैं ताकि वेल्डिंग करने में थोड़ा इजीली हो सके, वो ब्रेक ना कर जाए। ब्रिटल मटेरियल का तुरंत टूट जाता है, इसके चलते हम लोग कास्ट आयरन को प्री हीटिंग करते हैं बिफोर वेल्डिंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा, क्या क्या रहा है यहाँ पे देखिएगा। बोल रहा कि 2 शीट्स ऑफ द सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाय।
दो सीट है वो मेरा सेम मटेरियल का है बट मेरा डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का है। ये मेरा इतना थिकनेस का है और एक मेरा आपका पतला सा है, दोनों अलग अलग थिकनेस में मटेरियल सेम। मान लो ये भी कास्ट आयरन है, ये भी कास्ट आयरन है, तो हम लोग कैसे वेल्ड करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड जितना ज़्यादा मेरा ज़्यादा साइज का रहेगा, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा, तब जाके वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है वेल्ड होता है। बट वेल्ड के केस में दो तरह का वेल्डिंग होता है, एक होता है लैप वेल्ड। लैप वेल्ड में क्या होता है, दोनों अपर लेयर और नीचे रहता है, बॉटम और अपर में रहता है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम में रहता है। फिर यहाँ पे हम लोग वेल्ड कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग लैप वेल्डिंग। बट वेल्डिंग में क्या था, हेड टू हेड जोड़ते हैं। ये हेड टू हेड जब यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे वेल्ड करेंगे, मैं रेड से दिखा देता हूँ। लेफ्ट वेल्डिंग में यहाँ वेल्ड कर रहे हैं और बट वेल्डिंग यहाँ वेल्ड कर रहे हैं। तो बट में क्या जोड़े, हेड टू हेड जोड़े, इसका हेड है इसका हेड है, दोनों को जोड़ दिए। तो बट वेल्डिंग की जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रोड का थिकनेस लेंगे उतना मेरा ज़्यादा अच्छा होगा, अगर मेरा थिकनेस अलग अलग रहेगा तो, ठीक है। चलो, लेकिन सेम मटेरियल। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सेवंथ में क्या बोला गया, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द MIG वेल्डिंग। क्या बोल रहा है यहाँ पे, MIG, और MIG क्या होता है आपका, मेटल इनट गैस वेल्डिंग। क्या होता है यहाँ पे, तो MIG क्या होता है आपका, मेटल इनट गैस वेल्डिंग। और जब मेटल इनट गैस वेल्डिंग का बात करते हैं, इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो मेरा कंज्यूमेबल होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये सारा चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक होता है कंज्यूमेबल होता है और एक नॉन कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल मीन्स क्या होता है, मान लो ये दोनों मेरा मेटल है, मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे हम लोग हीट कर रहे हैं इन दोनों मेटल को, तो अगर हम लोग कंज्यूमेबल यूज़ करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा ये ऑटोमेटिकली खुद ही मेल्ट कर जाएगा और इसके बीच में आ जाएगा और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। नॉन कंज्यूमेबल क्या होता है, दोनों मटेरियल ही वेल्ड करता है, यानी कि अब जो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे उसका काम ओनली होता है इन दोनों मेटेरियल जो रहेगा मेरा, इन दोनों को मेल्ट कर देना, और मेल्ट करके ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका वेल्ड हो जाता है। इलेक्ट्रोड एक को थोड़ा मेरा गलता नहीं है, वो मेरा मेल्ट नहीं होता, तो ये नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो जो MIG का बात करेंगे, मेटल इनर गैस वेल्डिंग का, तो ये मेरा कैसा था, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। और जब भी मैं MIG करूँगा तो आपको याद रखना कि ये सरफेस जो रहता है वो पूरी तरह से मेरा क्लीन होना चाहिए। क्लीन अगर नहीं होगा तो मेरा आपका जो है वेल्डिंग सही तरह से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 का क्या, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखना, पहला नंबर नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, यहाँ फ्लक्स इंपॉर्टेंट नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, तो सही बोल रहा है। इनकरेक्ट ढूंढना यानी गलत कौन सा है। हाई वेल्डिंग स्पीड वेल्डिंग बहुत ही हाई रहता है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस सही है। यहाँ पर अनइवन अनक्लीन सरफेस, देखो मैंने कहा कि क्लीन सरफेस होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर आ चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बोला गया, द ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन शो इन द डाई फिगर गिवन बिलो द वेल्डिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट। ये जो आपका फिगर दिया गया बेसिकली है क्या, देखो यहाँ पे बच्चा दो चीज़ से कंफ्यूज हो सकता है। एक तो हो सकता है फील्ड वेल्ड में, और दूसरा चीज़ वेल्ड ऑल अराउंड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर ये आपका वेल्ड फील्ड है। ये आपका क्या शो कर रहा है, जब भी आपका इस तरह का रहता है तो ये शो करता है मेरा वेल्ड फील्ड का। किसका शो करता है, मेरा वेल्ड फील्ड का। अब बोलेंगे सर वेल्ड अराउंड क्या होता है, वेल्ड ऑल अराउंड, तो बस यहाँ का अगर यहाँ पे मैं इस तरह करके गोल एक लगा दूँ सर्कल, तब ये मेरा हो जाता है वेल्ड ऑल अराउंड। इसका मतलब ऑल अराउंड चारों तरफ से हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा वेल्ड ऑल अराउंड, लेकिन यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर, ये फील्ड वेल्ड का बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 9th नंबर। इन आर्क वेल्डिंग आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, आई को हम लोग आँख को बचाते हैं। आप देखेंगे एक शील्ड तरह का हम लोग यूज़ करते हैं। उस शील्ड को क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो IR रे होता है और UV रे होता है उससे बचने के लिए। IR रे जो इंफ्रारेड होता है और UV रे होता है यानी अल्ट्रा वायलेट रे, इन दोनों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शील्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा DB और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10th आ जाएगा। 10th में क्या बोला गया, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज। सबसे मेन क्राइटेरिया क्या रहता है जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं इलेक्ट्रोड का। तो देखो जब इलेक्ट्रोड हम लोग करते हैं तो थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल का। मटेरियल का कैसा थिकनेस है, मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन बताया था, अगर हम लोग अलग अलग थिकनेस का रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रोड जो रहेगा उसका थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कैसा थिकनेस का मटेरियल में हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोड को यहाँ पे चूज करेंगे। गॉट इट। तो इसका क्या हो जाएगा 10 का CB और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 में क्या बोला गया था, ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर द आर्क वेल्डिंग इज द ऑर्डर अप। ये थोड़ा सा जो है आपका थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन इसलिए कि इसका आंसर जो है बहुत वैल्यू करता है, फ्लैक्चुएट करता है। कैसे, अगर मैं बात करूँगा ओपन सर्किट वोल्टेज की, ओपन सर्किट वोल्टेज बात करें तो ये जो हम लोग लेते हैं वो ऑलवेज लेते हैं 20 वोल्टेज से कम।
कितना लेते हैं हम लोग, 20 वोल्टेज से कम लेते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कि अगर वेल्डिंग नॉर्मली कितना होता तो ये जो है 40, 60 और 80 भी हो सकता है। 40, 60, 80 तक जाता है, मतलब 40 से 80 तक जाता है जब ये वेल्डिंग होता है तब। और ये कब होता है, 20 वोल्टेज कब होता है, ये आपका होता है जब फ्री टाइम होता है। फ्रीज टाइम क्या होता है, जब वेल्डिंग नहीं होता है तब जो ओपन सर्किट वोल्टेज का जो आर्क वेल्डिंग होता है उसका जो वोल्ट होता है वो मेरा कितना होता है, 20 वोल्ट से कम होता है। लेकिन जब वेल्डिंग होना स्टार्ट होता है, वेल्डिंग होता है तो यह 40 से लेकर 80 तक चल जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 40 से लेकर 80 यानी 95 तक। लेकिन अगर आपको बोला जाए, पूछा जाए इन ऑर्डर टू एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज तक क्या हो जाएगा, तब ए नंबर मेरा आंसर हो सकता था, यानी कि 20 वोल्टेज से कम। एब्सोल्यूट मतलब फ्री वैल्यू जब मेरा वेल्डिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जब मेरा वेल्डिंग हो रहा है, यानी कि आपका जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं वो 40 से लेकर 80 तक जाता है, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 12th। प्री हीटिंग एसेंशियल इन वेल्डिंग। प्री हीटिंग किसमें हम लोग करते हैं, जस्ट अभी बताए थे कास्ट आयरन। फिर घुमा क्वेश्चन आ गया ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं ये आपका, इसमें देखिएगा 3 स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब देखो इसमें डाउट क्या है आपका, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला, थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ। आप थर्मिट वेल्डिंग सुने होंगे। थर्मिट वेल्डिंग क्या रहता है आपका, रहता है आयरन ऑक्साइड और आपका एल्यूमिनियम रहता है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रहता है। तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रहता है 3:1 के रेशियो में रहता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड 3 रहेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना रहता है आपका, 1 रहता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं रहता है, आयरन ऑक्साइड रहता है। देखिए ध्यान से, क्या बोले, आयरन ऑक्साइड रहता है और एल्युमिनियम रहता है 3:1 के रेशियो में, ठीक है। यानी कि ये अगर 3 kg रहेगा तो एल्यूमिनियम में हम कितना लेंगे, 1 kg लेंगे। अगर ये हम लोग 3 रेशियो में, अगर ये 3:2 कर देंगे और 3:2, तो दोनों तरफ 3 का इंटू, मतलब ये 9 kg हो गया और ये आपका 3 kg। तो मतलब हमेशा जो इसको भी अगर कट करेंगे तो क्या 1:3 आ जाएगा। तो ऑलवेज 3:1 के रेशियो में ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर क्या बोलेगा, 5 एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। 5 एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम बोला है ना, और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बोला, जबकि क्या था, आयरन ऑक्साइड इंटू एल्यूमिनियम 3:1 के रेशियो में। तो एल्यूमिनियम 3 बोला, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी में क्या बोला गया, 5 आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ। देखो यहाँ पे आयरन बोला और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला, जबकि आयरन आपका एल्यूमिनियम, आयरन क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होता। तो ये भी नहीं आंसर होगा। अब अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर तो 5 एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1 विथ ट्रेसेस ऑफ सल्फर फास्फोरस मैग्नीशियम, ये सब नहीं होता है एक्स्ट्रा, तो ये भी नहीं होगा। अगर डी नंबर में चलते तो क्या बोला, मोल्टेन आयरन एल्यूमिनियम विद द रेशियो ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सरफेस टू बी वेल्ड। तो ये आपका वेल्ड सरफेस के वेल्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये 3:1 के रेशियो में होना ही होना है। हाँ, भले इस रेशियो में बढ़ा सकते घटा सकते, अगर इधर 10 का कर देंगे इंटू, या इधर 10 का कर देंगे तो 30 इंटू क्या होगा, 10 हो गया। तो फिर भी देखो ये 3:1 के रेशियो में ही है, जो कि आपका क्या, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। तो इसीलिए चारों का चारों ऑप्शन जो है सही नहीं था। ये आपका एसएससी जे का 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14। द प्लेन एंड वेट वेल्डिंग में बी यूज टू मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे बोल रहा कि प्लेन और बट वेल्डिंग के लिए जब हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे उसका थिकनेस मिनिमम कितना होना चाहिए। तो हम लोग स्टैंडर्डली लेते हैं 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक, और इसको एमएम में देखेंगे तो 25 mm थिकनेस का हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। यहाँ पे क्या बोला गया, द बॉन्डिंग ऑफ रबर सीट विद दी मेटल इज डन बाय। मतलब अगर रबड़ है और रबड़ को मेटल में अगर हम लोग को इसको जोड़ना है तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो है एडेसिव यूज़ करके उसको हम लोग आराम से बॉन्डिंग दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सेरामिक टूल आर फिक्स्ड टू टूल बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। अगर सेरामिक टूल को हम लोग फिक्स करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। अगर सेरामिक टूल का यूज़ करता है तो हम लोग ब्रेजिंग के हेल्प से जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज हम लोग को पता है सेरामिक जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, और ब्रेजिंग आपको पता है कि 400 डिग्री से ऊपर में हम लोग ऊपर में इसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेजिंग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ में हम लोग क्या हो जाएगा, ब्रेजिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर सेरामिक टूल अगर फिक्स करना है किसी भी टूल में तो, ठीक है, कटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोला गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आर्क ब्लो का बात किया। आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज
इनकाउंटेड, आर्क ब्लो बोला कैसे हम लोग इनकाउंटेड किस में आता है, तो आपको ध्यान रखना कि आर्क ब्लो जो होता है वो मेरा डीसी करंट में आता है, ये एक तरह से वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये किस में आता है, डीसी करंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका आ जाएगा 18 नंबर। 18 में क्या बोला गया, ड्यूरिंग सोल्डरिंग, जब मैं सोल्डरिंग करता हूँ तो क्या होता है, सोल्डरिंग करने के टाइम होता क्या है, देखिए जो मेरा जॉइंट एरिया रहता है वो एकदम क्लीन होना चाहिए और फिटिंग होना चाहिए। वेल्डिंग सोल्डरिंग देखे होंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ होता है जैसे मोबाइल का हम लोग करते हैं, कुछ टूट फूट जाता है वायर वगैरह, इसके अलावा जो फैन वगैरह होता है, ठीक है, तो ऐसी बेसिकली आप मोबाइल समझ लिए, मोबाइल तो मोबाइल में आप क्या देखते हैं, जो भी चीज़ जहाँ पे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं वहाँ पे पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए और फिटिंग होना चाहिए, टाइट फिटिंग हो तभी जाके सही तरह से मेरा सोल्डरिंग हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी, बी और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आर, ऑक्सीजन सिलेंडर, देखो पहली बात तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो मेरा कैसा होना चाहिए, पहला नंबर बोला कास्ट आयरन सिलेंडर, कास्ट आयरन क्या यूज़ करते हैं, नहीं हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा मेरा। बी नंबर बोला स्टील सिलेंडर, हाँ यूज़ करते हैं, बी आंसर हो सकता है, लेकिन बोला वेल्डेड स्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए कि सीमलेस हम लोग यूज़ करते हैं, सीमलेस, तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सीमलेस स्टील सिलेंडर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली नॉट यूज इन वेल्डिंग ऑफ क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील, क्रोमियम जो मोलिब्डेनम स्टील होता है इसमें हम बताओ कौन सा मेथड को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे बोल रहा देखो नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड बोला गया है। इसका अगर आप देखिएगा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है मेरा थर्मिट वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सब का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन का वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, ठीक है, ऑक्सीजन एसिटिलीन जिसका अभी जस्ट पहले बताए थे 3 तरह का फ्लेम होता है, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और आपका कार्बोराइजिंग। तो इसमें क्या बताए थे, ऑक्सीजन रहता है और प्लस आपका एसिटिलीन रहता है। अगर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड लेयर बनाएगा, ऑक्साइड लेयर बनाएगा तो डिफेक्ट क्रिएट होगा, जिसके चलते हम लोग जो है क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील में नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑक्साइड बन जाएगा और वो जो मटेरियल है उसका जो स्ट्रेंथ है वो घट सकता है। ठीक है, ओके, और हमको ये पता पूरी तरह से क्रोमियम हम लोग ऐसा मटेरियल है वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस को बचाना है, कोरोजन रेजिस्टेंस को बचाने के चलते, ऑक्साइड लेयर को बचाने के चलते, मतलब रेजिस्टेंस ना हो, आपका जो एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर ना बनाए, इसलिए बेस्ट माना जाता है क्रोमियम को। तो अगर हम लोग ऑक्सी एसिड का यूज़ करेंगे तो इसका तो कोई यूज ही नहीं रहा, तो हो ही जाना, इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21th क्वेश्चन है, रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, देखो रीमिंग क्या था, पहले से जो हॉल है ना उस हॉल को हमको क्लीन करने के लिए, फिनिश करने के लिए, उसका रफ को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पहले से हॉल है, हॉल किया हुआ है, बस उसमें जैसे हॉल रहता तो समझ लो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहता नहीं इस हॉल को, तो इसको जैसे कि नहीं होता एक सैंड पेपर होता, आप देखे होंगे दीवार में जब पुट्टी प्लास्टर पेरिस करते हैं तो पहले जो कारीगर रहते हैं वो उसको रगड़ के हटाते हैं, तो वो जो सैंड पेपर होता है वो समझ लो क्या करते हैं, उसको फिनिश करने का काम करते हैं। उसी तरह हॉल किया हुआ है, उस हॉल को अगर फिनिश करने का काम कर रहे हैं हम लोग, रफ को हटाने का काम कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिमिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनलार्ज नहीं करते, इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत कोई इनलार्ज समझ लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा साइजिंग एंड फिनिशिंग अ हॉल। द डी विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर ये 21। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, क्या बोला गया, द यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म ए मिलिंग ऑपरेशन बाय, तो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं प्लेन इंडेक्सिंग को, बिकॉज ये सबसे अच्छा होता है और बहुत ही यूज में किया जाता है प्लेन इंडेक्सिंग का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग का आरएससी घुस गए हैं, इससे पहले हम लोग वेल्डिंग देख रहे थे, अब आरएससी का क्वेश्चन देखेंगे। आरएससी का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, और न्यूमेरिकल बहुत ही इजी पूछता है, बहुत ही घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग 10 सेकंड में इसका क्वेश्चन को लगाएंगे। पहली बात तो आपको ये होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जो सीओपी होता है, एक सेकेंड मैं रेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो सीओपी होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी जो हीट पंप होता है वो क्या हो जाता है, 1 प्लस हो जाता सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन का। ये तो पता होना चाहिए सबको कि अगर हम लोग सीओपी हीट पंप का निकालेंगे तो जब रेफ्रिजरेशन का सीओपी में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमको हीट पंप का सीओपी मिल जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे क्या बोला गया था, इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज 40% देन द सीओपी ऑफ द कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन, मतलब सीओपी ऑफ यहाँ पे जो है रेफ्रिजरेशन का बात पूछ रहा है, रेफ्रिजरेशन का बात पूरा है, और सीओपी ऑफ हीट पंप यहाँ पे दिया गया है, और हीट पंप कितना 40%, 40% होता क्या, 40 पर डिवाइड करेंगे 100, यहाँ से 0 0 कटेगा, 4/10 यानी कि 0.4 निकल गया। ठीक है, अब देखो फास्टली कैसे बनाएंगे,
और आपको ये भी पूरा मैं बता देता हूँ। 1 प्लस मैंने अभी के जस्ट क्या बताया था, एक सेकंड, एक बार मैं टाइम लेके बता देता हूँ, फिर इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू होता क्या, 1 अपॉन एफिशिएंसी। 1 अपॉन क्या हो जाता है, इफिशियंसी। और इफिशियंसी मुझे पता है क्या हो जाता है भाई, जो भी डिजायर इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट होता है। ओके, तो यहाँ पे इफिशियंसी मुझे दिया हुआ है ना, तो इफिशियंसी क्या दिया हुआ है भाई, 1/0.4, क्योंकि 1 अपॉन एफिशिएंसी मैंने कहा था COP ऑफ किसका, हीट पंप का। COP ऑफ हीट पंप का कितना हो जाता है, 1 अपॉन एफिशिएंसी, 1/4। 1/4 होता कितना है, 2.5 होता है। अब 2.5 क्या हो जाता है मेरा, हीट पंप का। और मैंने कहा था जब इसमें एक घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, रेफ्रिजरेशन का। तो 1.5 आ जाएगा करेक्ट आंसर। देखो कितना इजीली करना और कितना फास्ट करना है आपको बताता हूँ तरीका। देखो आपको सिंपल क्या करना था, हाँ भाई इफिशियंसी पूछा है, किसका दिया, कार्नोट साइकिल का हीट पंप का दिया है, तो हो जाएगा मेरा 40% क्या होता है, 1/0.4 होता है, इज इक्वल टू 2.5 होता है। 2.5 होता है तो 1.5 एक घटा देंगे तो ये RSC का निकल गया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका COP होता है, COP ऑफ हीट पंप, वो हो जाता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो अभी जस्ट देखें COP का इसका कितना निकला, मेरा 0.25 निकला, सॉरी 2.5 निकला, कितना निकला, 2.5 निकला। तो 2.5 क्या था, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में एक घटा देंगे, या फिर एक को इधर ले आएंगे, -1 कर देंगे तो रेफ्रिजरेशन निकल जाएगा। समझ आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से एक नोमरिकल दिया गया, बहुत ही अच्छा नोमरिकल है, उसी बेसिस पे यहाँ पे बन जाएगा बहुत ही इजीली। देखो हम कितना फास्ट बनाते हैं, आपको मैं एक तरीका पहले बताता हूँ। 24th को नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, द कार्नोट हीट पंप, देखो हीट का दिया, हीट पंप का दिया यहाँ पे, चलो ठीक है। क्या होता है भाई, इफिशियंसी, तो जो COP होता है मेरा, COP ऑफ हीट पंप, वो हो जाता है 1 अपॉन एफिशिएंसी। तो 1 अपॉन एफिशिएंसी कितना, 40% कितना, 0.5 होता है। 0.5 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, मेरा 2 निकल जाएगा। अच्छा मेरा 2 निकल गया, तो ये हो गया मेरा आंसर। बस दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे, यही करना था, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मली कि COP ऑफ मेरा जो हीट पंप होता है इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी। बस 1 अपॉन एफिशिएंसी यहाँ पे पुट कर दिया, आ गया मेरा आंसर, दैट्स इट। और 40% क्यों निकला, 50% इक्वल टू होता है क्या भाई, परसेंट जैसे हटाते तो नीचे में मेरा 100 आ जाता है, 100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 2 जा 10, तो वो डिवाइड बाई 2, तो बस ये मेरा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा यहाँ पे। समझ आया कि नहीं, तो ये आपको इसी तरह से फास्ट बनाता है, जितना हो सके आपको फास्ट बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा 2 बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे 40% था तो मैं पूरी तरह से बता देता हूँ। जैसे COP क्या हो जाता है, 1 अपॉन एफिशिएंसी होता है ना, तो एफिशिएंसी दिया 40%, 50% ना, तो 50% मेरा कितना निकला, परसेंट को हटाएंगे तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 50, और नीचे कर देंगे आप सिंपली 100 कर दिएगा, यहाँ से 0 0 कटा, 5 कटेगा, 5 2 जा 10, यानी 1/2, तो ये 1/2 दिया था ना, इस तरह 1 बाई यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं, तो इसी बेसिस पे आपको बनाना है। तो COP यहाँ से निकल जाएगा मेरा 2, ठीक। ओके, तो ये चीज़ था यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर जगह 24 में फटाफट बना के दिखाता हूँ कि कैसे किसी न्यूमेरिकल को हम लोग जल्दी बनाएंगे। तो मुझे एक चीज़ पता है कि भाई यहाँ 50% दिया, किसका, अ कार्नोट हीट पंप इज अ वर्किंग विद इन अ एफिशिएंसी ऑफ 50%। अच्छा 50% एफिशिएंसी, 50% क्या था भाई, 50% मीन्स हो जाता है आपका 0.5 हो जाता है। और मुझे पता है कि COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो क्या निकल जाता है, 1 अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 0.5 इज इक्वल टू 2 निकल गया, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। बस 10 सेकंड में आंसर निकल गया। अब कैसे किए मुझे पता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी। और मुझे इफिशियंसी दिया है हीट पंप का, कितना दिया है यहाँ पे, 50%। तो 50% कितना हो जाता है, 50% परसेंट को हटाते हैं, नीचे 100 आ जाता है, 50 डिवाइड बाई यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0 0 कटेगा, 5 कटेगा, 5 2 जा 10 कट जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। 1 डिवाइड बाई क्या निकला, एफिशिएंसी। इस जगह पे हम लोग एफिशिएंसी की जगह में पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2। अब मैं क्या निकला यहाँ पे, 1 अपॉन एफिशिएंसी, यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया 1 डिवाइड बाई 2, तो ये ऊपर चल जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरा आंसर। तो बस निकल गया मेरा आंसर, हीट पंप का ही पूछा था, परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, विच टर्म क्लियरली डिफाइन द डिग्री ऑफ सब कूलिंग। यहाँ पे बोल रहा सब कूलिंग, आप डॉम पढ़े होंगे जब हम लोग पढ़ते थे, इस टाइप का RSC में देखते थे डॉम होता है, यहाँ पे मेरा 2 फेज होता है, यहाँ पे लिक्विड प्लस आ जाता था मेरा वेपर, यहाँ पे मेरा वेपर हो जाता था, या फिर गैस बोल सकते हो, स्टीम के फॉर्म में होता था, और यहाँ पे मेरा हो जाता लिक्विड फॉर्म में होता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरा जाता था, इन तीनों को ग्राफ को शो करता था, ये आपका हो जाता था इस तरह का लाइन,
यहाँ पे आपका कांस्टेंट जाता था और फिर ये ऊपर जाता था इस टाइप से, हाँ ठीक है, ये तीनों जाता था। और यहाँ पे जो होता था पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो हो जाता था ये आपका 2 पॉइंट हो जाता था और यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाता था। ये सब कूलिंग वाला रीजन होता था, यहाँ पे क्या हो जाता है, सब कूलिंग वाला रीजन होता था। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच टर्म क्लियरली डिफाइन द डिग्री ऑफ सब कूलिंग। तो सब कूलिंग को क्या डिफाइन कर रहा है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेचुरेटेड लिक्विड एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो बिल्कुल सही होगा, यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेचुरेटेड लिक्विड, यहाँ पे हो जाता है सेचुरेटेड लिक्विड, यहाँ पे जो 2 पे है ये मेरा सेचुरेटेड लिक्विड है, और मेरा एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड होता है वो 1 में होता है, ये जो 1 में है। ठीक है, ये एक्चुअल होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ जो पॉइंट में जाता है 2 नंबर पॉइंट पे, ये मेरा सेचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर होता है। तो ये दोनों के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, सब कूलिंग बोल देते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, जो कि प्योर सब्सटेंस के लिए हम लोग ये डिफाइन करते हैं, और ये डोम इसको कहते हैं, ये जो ग्राफ है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 75%। देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल 75% इफ दिस साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स। अच्छा, तो सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल कुछ नहीं होता, ये रेफ्रिजरेशन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, रेफ्रिजरेशन का। और रेफ्रिजरेशन का हम लोग को पता है, सिंपली हम लोग को हीट पंप का क्या था, 1 अपन इफिशिएंसी होता है सीओपी। तो यहाँ पे इफिशिएंसी कितना दिया, 75। तो 75 कितना होता है, ये आपका हो जाता है 3/4। क्या हो जाता है, 3/4। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 4/3। और 4/3 होता है कितना, 1.33। और ये किसका निकल गया, ये मेरा सीओपी निकला, मेरा सीओपी निकला हीट पंप का। हीट पंप का कितना निकला, 1.33। और रेफ्रिजरेशन का पूछ रहा है ना, तो रेफ्रिजरेशन का क्या होता है, एक घटा देंगे तो 1.33 में अगर -1 कर देंगे तो कितना, 0.33 हो जाएगा मेरा आंसर। कितना निकल जाएगा मेरा, एक सेकंड में रेट चूज कर लेता हूँ, 0.33। ये तो समझ गया, तभी से मैं बहुत बार बता चुका, सीओपी अब जो हीट पंप होता है वो मेरा क्या था, 1+ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या हो जाता है मेरा, ये चीज़ हो जाता है। समझ आया कि नहीं यहाँ पे? तो बस इसी चीज़ का बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीओपी ऑफ क्या बोला, रिवर्स कार्नोट साइकिल का बात किया था। रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या बोला था कि ये रेफ्रिजरेशन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे सीओपी ऑफ हीट पंप पहले निकालेंगे, तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या था, 1 अपन इफिशिएंसी होता है। इफिशिएंसी का वैल्यू मैंने बताया 75% कितना हो जाता है, 3/4। तो 1/3/4 से करेंगे तो यहाँ पे 4/3 निकल गया, इसका वैल्यू आया 1.33। तो यहाँ आ गया 1.33 इज इक्वल टू 1+ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 0.33 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको और फास्ट बनाना है, जिस तरह के मैं बताया। किस तरह बनाए भाई, यहाँ पे सीओपी कार्नोट यानी कि हीट पंप का बात कर रहा है। अच्छा, तो 1/75 कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। 3/4 इक्वल टू कितना निकला, यहाँ पे 1.33 निकल गया। तो ये निकल गया हीट पंप का, एक घटा देंगे 0.33 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला था, इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इवोपरेटर प्रेशर ऑफ द सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है VCRC का। फिर से उसी तरह डॉम हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते थे, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका ये जो होता है कंडेंसर का दिखाता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद ये जो यहाँ पे लाइन होता है ये आपको दिखाता है इवोपरेटर का। ये किसका बात कर रहा है, ये इवोपरेटर होता है। और यहाँ पे मेरा हो जाता है क्या, कंडेंसर हो जाता है। ये कंडेंसर प्रेशर हो जाता है, ये इवोपरेटर प्रेशर हो जाता है। दोनों क्या है, प्रेशर हो जाता है। ठीक है, और मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे बोल क्या रहा है, मैं ग्रीन से दिखाता हूँ। जब यहाँ पे क्या बोला, रिड्यूसिंग करेंगे इवोपरेटर प्रेशर का, इवोपरेटर प्रेशर को घटाएंगे, मतलब प्रेशर को घटा के अब जो है लाइन यहाँ से यहाँ तक चल गया। कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, इस पॉइंट तक आ रहा है। अगर इस पॉइंट तक आ रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है मेरा घट जा रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा घट जा रहा है, जिसके चलते क्या हो जाता है, द टेम्परेचर जो होता है कंडेंसर को वो मेरा क्या हो जाता है, मेरा बढ़ता नहीं है, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये जो यहाँ पे मिला हमको, ये हो जाता है मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सॉरी कट गया, मैं फिर से बना देता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड। तो ये मेरा डॉम हो गया, और ये यहाँ से जो जाता है ये मेरा हो जाता है क्या, प्रेशर ऑफ कंडेंसर। और ये ऐसे करके जाता है, फिर यह ऐसा आता है और यहाँ से जाता है, ये हो जाता है मेरा प्रेशर ऑफ इवोपरेटर। लेकिन यहाँ पर रिड्यूसिंग करेंगे अगर इवोपरेटर प्रेशर को, तो इवोपरेटर प्रेशर को अगर घटा देंगे, घटा के मैं कर देता हूँ कितना, ऊपर तक कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। इवोपरेटर प्रेशर घटा दिए तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो रेफ्रिजरेशन होगा इफेक्ट वो भी घट जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है, मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी घट जाएगा। इफेक्ट भी यहाँ से इतना जो हुआ घट गया, ये मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, देयर इज ए रिडक्शन इन द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये सारा आरएसी में बताया गया है।
ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 बोला गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें बता रहा सबसे गलत क्या होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे किसका बात कर रहा है भाई, एन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है, आप लोग को पता है। एयर रेफ्रिजरेशन अगर पीवी में डायग्राम में बताओ तो ये कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जाता है, चाहे हीट एडिशन ले लो या फिर आपका हीट रिजेक्शन ले लो। यहाँ से जो है क्यू मेरा इन कर रहा है, क्यू यानी कि हीट एडिशन हो रहा है, यहाँ से मेरा क्यू जो है वो लॉस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ऐड हो रहा है हीट एडिशन और यहाँ रिजेक्शन हो रहा है। तो दोनों आप देखिएगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर में मेरा हीट रिजेक्शन होता है, किसमें, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो यहाँ पे अगर मैं आपको आंसर देखो 28 का, तो आंसर मिल जाएगा आपको हीट रिजेक्शन एंड हीट रिमूवल फ्रॉम द कूलिंग स्पेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एक सेकंड, यहाँ पे बोला कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला, वही मैं सोच रहा हूँ, इनकरेक्ट बोला, गलत बोला, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनकरेक्ट बोला तो पहला वाला ही गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला कि हीट रिजेक्शन एंड हीट रिमूवल फ्रॉम दी कोल्ड स्पेस आर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि कांस्टेंट प्रेशर होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। इसके अलावा अगर बात करूँगा आरएससी जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, ये रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है, एरोप्लेन में हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही। और रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे ये काम करता है, तीनों सही है। यहाँ पे ये सिर्फ गलत था, ए हो जाएगा, तो गलत ही बोला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक नोमरिकल दिया गया है, क्या नोमरिकल है यहाँ पे, 500 किलो जूल ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड स्पेस इन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन बाय एन इवोपरेटर रेफ्रिजरेशन -23 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन एंट्रोपी। देखो डायरेक्ट ये पकड़ना है, क्या निकलना है भाई, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डेल क्यू अपन टी हो जाता है। तो डेल क्यू, क्यू मेरा कितना दिया, 500 दिया है, तो ऊपर पुट करेंगे 500, क्यू कितना दिया, -23 दिया है, इसमें जोड़ेंगे केल्विन के लिए 273, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, बस यहाँ पे 250 पुट कर देंगे, 250 दूनी के 500, 2 हो गया आंसर, किलो जूल पर केजी। तो क्या हो जाएगा, हमें सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में बता चुका हूं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो हो जाता है आपका 3-4 वैल्यू। जो सबसे पहले आ जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट, ये भी पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि 3.5 किलोवाट, ये भी पूछ सकता है। और एक पूछा जाता है कितना, ये आपका हो जाता है आपका 50 किलो कैलोरी पर मिनट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या दिया, 200 किलो जूल पर मिनट, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा था स्पेसिफिक एंथैल्पी। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल देख के डरना नहीं है, बहुत ही इजीली तरीका से ये बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से। देखो फास्टली मैं कैसे बनाऊंगा ना, देखूंगा यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेशन इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, द एंट्रेंस ऑफ इवोपरेटर। मैंने कहा था इवोपरेटर कहाँ होता है, यहाँ पे नीचे में होता है, ऐसा कुछ अगर जाएगा ये यहाँ पे, तो ये आपका होता है इवोपरेटर, ये होता है आपका कंडेंसर, ठीक है। तो इवोपरेटर का बोल रहा है कि एग्जिट इवोपरेटर में 1200 दिया और एंट्रेंस इवोपरेटर में 100 दिया है। तो एंट्रेंस आपका होता है 1 नंबर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका एंट्रेंस होता है, और यहाँ पे होता है आउटरेंस होता है। तो यहाँ पे कितना दिया, 1200 दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 100 दिया है। आगे एंट्रेंस होता है कंडेंसर, कंडेंसर यहाँ से यहाँ तक होता है, ये वाला चीज़ ऐसे करके जो जाएगा, तो यहाँ कंडेंसर होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एंट्रेंस ऑफ कंडेंसर, यहाँ पे 1300 दिया, तो यहाँ पे इन वाला चीज़ है कंडेंसर का, ये 1300 दिया है। तो बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट, सीओपी क्या होता है, डिजायर इफेक्ट ऑन हीट मोड। डिजायर इफेक्ट हमको मिल कितना रहा है यहाँ पे, 1200 माइनस 100, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 1100 और डिवाइड बाई क्या हो जाता है मेरा वर्क इनपुट। वर्क इनपुट हम लोग कितना दे रहे हैं, 1300 माइनस 1200, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, यानी 11 निकल जाएगा मेरा आंसर, राइट। ये चीज़ हो जाता है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, डी बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। सबको पता है जो सीओपी ऑफ हीट पंप होता है 1 प्लस होता है रेफ्रिजरेशन का, प्लस कर देंगे रेफ्रिजरेशन के सीओपी में 1 जोड़ देंगे तो मेरा हीट पंप का सीओपी निकल जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर बता देता हूँ, जब भी नंबर इसलिए बताऊँ जब आपको पता चले, कोई किसी चीज़ में अगर डाउट पूछना तो क्वेश्चन नंबर हमको पूछिएगा कि क्या होगा किसका आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है हम लोग 31 देख लिए, ये आपका 33 है, 33 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया, एन आइडियल रेफ्रिजरेशन मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ, एक आइडियल रेफ्रिजरेशन है जो कि -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहा है। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ रूम, जब इसको रूम में हम लोग ले जाते हैं तो 23 डिग्री सेल्सियस यानी फाइनल इतना टेम्परेचर हो जाता है। हीट इनफ्लेक्टर इनटू द रेफ्रिजरेटर 0.5 किलो जूल पर सेकंड, द पावर रिक्वायर्ड टू द पंप द हीट आउटपुट कितना निकलेगा। देखो एकदम सिंपल सा बात है, यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे ही कितना दिया जा रहा है मेरा, यहाँ पे वर्क किया जा रहा है यानी कि 0.5 का,
ये मेरा हीट हो गया, कितना वर्क में कर रहा है, वर्क मुझे नहीं पता है, W कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग लेते हैं किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे टी लोअर, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन का बात करता है, टी लोअर बाई हो जाता है मेरा टी हायर माइनस टी लोअर। तो टी लोअर कितना है मेरा, टी लोअर दिया यहाँ पे -23 में अगर जोड़ेंगे +273 डिग्री सेल्सियस तो मेरा 250 हो जाएगा। तो टी लोअर ऊपर में लिख देंगे हम लोग, टी लोअर मतलब 250 ऊपर आ गया, और नीचे में हायर माइनस लोअर 27 है, तो 27 दिया है हायर, 27 में अगर 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300, तो नीचे आ जाएगा 300 माइनस 250। तो ऊपर में 250 और नीचे में 300 में अगर 250 गया तो 50 बचा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर था 0.5 अपन वर्क डन इक्वल टू, यहाँ था ऊपर में 250 और नीचे में आ जाएगा मेरा 50, 0 खत्म, 5 5 जा 25, तो यहाँ वर्क डन अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा 0.5/5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5 से 5 कटा यानी कि 0.01 आएगा आंसर आपका। ठीक है, 0.01, 0.1 बोल दो, 0.1 भी करेक्ट आंसर, यानी कि हो जाएगा मेरा कितना, ए नंबर करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका 34, द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसको ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेशंस, जो सबसे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसका आपको देखना है, यहाँ पे चूज करना है, राइट। ओके, देखते हैं क्या बोल रहा है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन का बात कर रहे हैं ना, घर में ऐसा कोई नहीं है आज के टाइम पे जो कि रेफ्रिजरेशन को नहीं देखा होगा, घर में कहीं ना कहीं देखे होंगे। आप देखे होंगे रेफ्रिजरेशन के पीछे में जो रहता है आपका ट्यूब इस तरह का लगा रहता है, ये क्या रहता है मेरा, ट्यूब लगा रहता है। तो ये बोल रहा है कि बताइए कैरी रेफ्रिजरेशन फ्लूइड, वो जो बैक में लगा रहता है ट्यूब सब, वो क्या करता है, रेफ्रिजरेशन फ्लूइड को कैरी करता है। और यहाँ पे इनकरेक्ट छांटना है, कौन सा गलत है, बी नंबर रहा रिजेक्ट हीट टू द एटमॉस्फेयर। तो हमको पता कि भाई हाँ ये तो करता है रेफ्रिजरेशन, उसमें तो रेफ्रिजरेशन उसी में रहता है ना, एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट करता है, ये भी सही है। कैरी चिल्ड वाटर तो उसमें नहीं भरा रहता है, कंडेंसर की तरह काम करता है, ये आपका गलत है, सी नंबर, उसमें चिल्ड वाटर भरा हुआ नहीं रहता है। आप क्या उसमें ठंडा पानी डालते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो जाम हो जाएगा। तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 आ गए हम लोग। यहाँ पे पूरा प्योर रेफ्रिजरेटर वेपर इज ऑब्टेन फॉर दी कंडेंसर इन वेपर एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम। देखो पहली बात मेरा बात समझो, हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, आप पढ़े होंगे एनालाइजर और रेक्टिफायर। क्या होता है एनालाइजर रेक्टिफायर, एनालाइजर रेक्टिफायर जो होता है ये हम लोग करते क्या है, ये जो होता है आपका जो जनरेटर होता है और जो कंडेंसर होता है उन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। क्यों, ताकि उसमें जो इसके बीच में यूज़ करते हैं, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में यूज करते हैं। जनरेटर, ध्यान से सुनिएगा, जनरेटर और कंडेंसर के बीच में हम लोग एनालाइजर और रेक्टिफायर का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वाटर वेपर को अमोनिया से अलग किया जाए। अमोनिया से क्या किया जाए, अमोनिया से अलग किया जाए। और अमोनिया से अलग इसलिए करते हैं ताकि कंडेंसर पे मेरा प्योर रेफ्रिजरेशन भेज सके। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एनालाइजर और रेक्टिफायर, ये किससे चलता है, तो जनरेटर से जो हीट निकलता है ना उसी से ये चलता है, जनरेटर से जो हीट निकलता है उसी से ये चलता है। तो यहाँ पे देखो सी नंबर हमको, देखो पहला नंबर है बाय फीडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल रिजर्वियर, नहीं डायरेक्टली फ्रॉम द इवेपोरेटर, नहीं। सी नंबर में बाय सप्लाइंग द हीट ऑफ द जनरेटर, यस हीट जनरेटर के हीट से ही ये चलता है। वेयर द अमोनिया गेट रिलीज, क्योंकि अमोनिया को ही हटाना मेरा काम रहता है, किसका, जो आपका रेक्टिफायर या फिर एनालाइजर यूज़ करते हैं, जो कि आपका जनरेटर और कंडेंसर के बीच में लगा रहता है, उन दोनों के बीच में लगा था, अमोनिया को अलग करना। और ये चलता किससे है, जो आपका जनरेटर से हीट निकलता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाए नेक्स्ट, ये हो जाएगा 36 नंबर का क्वेश्चन। बोरा द कंप्रेशन ऑफ ए वेपर इज क्रिएटेड आउट बाय द इजेक्टर। एक होता है इजेक्टर जो होता है, देखो जेट इजेक्टर आप लोग पढ़ेंगे, जेट इजेक्टर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, किस में होता है, पहला बोल रहा है वेपर एब्जॉर्प्शन। तो वेपर एब्जॉर्प्शन में तो बाबू हम लोग यूज़ करते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व वगैरह, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे इजेक्टर कहाँ यूज़ करते हैं, एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन में भी नहीं करते इजेक्टर, सुने एयर साइकिल में बिल्कुल नहीं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं, आपका वेपर जेट रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो मैंने कहा था ना इजेक्टर जेट इजेक्टर, तो ये वेपर जेट रेफ्रिजरेशन साइकिल में काम किया जाता है या फिर सिस्टम में। और ये SSC जे 2019 में पूछा गया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल दिया गया अच्छा खासा। ये इसको मैं शायद पार्ट 1 या 2 में बना चुका हूँ। ठीक है, जिसका मैं पहले आंसर बोला था 5 लेकिन 6 होगा, क्योंकि अगर आप फास्ट करेंगे तो 90% लड़का इसको फटाक से गलत कर सकता है, लेकिन ध्यान देना है। यहाँ क्या, वाटर हीट पम्प एब्स्ट्रैक्टिंग 10 किलोवाट ऑफ द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से 10 किलोवाट ले रहा है हीट, और साथ ही साथ उसको रिक्वायर्ड हो रहा है 2 किलोवाट वर्क इनपुट का। तो COP हमको बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेरा है शीर्ष, आपका सोर्स ले लो, और सोर्स है ये आपका हीट पंप है, और ये आपका है क्या, सिंक है। यहाँ सिंक किसका काम कर रहा है, सिंक जो काम कर रहा है ये मेरा एटमॉस्फेयर का काम कर रहा है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन का काम कर रहा है ना। तो इसका काम क्या रहता है, देखो दो तरह का होता है। रेफ्रिजरेशन का काम क्या रहता है कि मेरा हीट को बाहर निकालना, रूम से कितना बाहर निकल रहा है। लेकिन जब हम लोग हीट पंप का बात करें, इसका काम रहता है हीट पंप मतलब गर्मी करना। जो हम लोग ब्लोअर रूम हीटर यूज़ करते हो, मेरा हीट पंप का काम करता है रूम को गर्म करना। तब अब मेरा मैटर करता है कि कितना मेरा, ये मेरा अगर रूम है, सोर्स मेरा क्या, सोर्स मेरा रूम है, और रूम में मेरा कितना हीट जा रहा है, ये डिजायर इफेक्ट है। ये जो है ये मेरा हायर ले लेंगे, ये डिजायर इफेक्ट है। कितना हीट जाएगा रूम में उतना फायदा है। हम लोग जस्ट अपोजिट करते हैं गर्मी के दिन में। गर्मी के दिन में क्या करते हैं हम लोग को, ठंडा रखना फ्रिज को, मतलब कितना हीट मेरा बाहर निकाल रहा है। ये जो क्यू लोअर अगर लेंगे, ये डिजायर इफेक्ट होगा इन द केस ऑफ ठंडा के दिन में। किसके, रेफ्रिजरेशन के केस में। हीट पंप का बात करें गर्म करना, तो ये मेरा डिजायर इफेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को क्या बोल रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एब्स्ट्रैक्टिंग 10 किलोवाट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये लोअर यहाँ से निकाल रहा है, एटमॉस्फेयर से निकाल रहा है। यहाँ पे चलो निकाल रहा है, कितना एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, 10 किलोवाट का निकाल रहा है यहाँ से, ठीक है। क्यू लोअर दिया है, और 2 किलोवाट का वर्क इनपुट ले रहा है, क्योंकि भाई हमको पता है हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो हायर टू लोअर, लेकिन यहाँ पे लोअर टू हायर हीट ट्रांसफर होता है, वर्क डन लगेगा ही लगेगा। ये कितना लग रहा है, 2 किलोवाट का लग रहा है। तो अब हमको सीओपी निकालना। सीओपी क्या हो जाता है, सीओपी मुझे पता है डिजायर इफेक्ट। डिजायर इफेक्ट क्या है मेरा, क्यूएच। तो क्यूएच मतलब हायर टेम्परेचर, और डिवाइड में क्या होता है हीट इनपुट। हीट इनपुट हम लोग कितना दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 2 किलोवाट। ये जो वर्क इनपुट है ये चीज़। अब देखो मैं यहाँ पे रेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्यू आपका हायर, हायर क्या है यहाँ पे, देखो ये भी इनपुट दे रहे हैं, 2 किलोवाट यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, और 10 भी इनपुट दे रहे हैं। तो ये भी इनपुट और ये भी इनपुट, दोनों इनपुट जाके यहाँ पे मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, 10 + 2 = 12। तो हो जाएगा यहाँ पे 12 / 2, यानी कि 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं। अगर कोई सिस्टम है, इधर से ये आपका इनपुट हो रहा है, ये आउटपुट निकल रहा है। इनपुट इधर से भी इनपुट हम लोग दिए, और इधर से भी इनपुट दिए, तो ये भी मेरा इनपुट है, ये भी इनपुट है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी जो एनर्जी नादर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एनर्जी जो दोनों तरफ से दी, यही मेरा आउट होगा ना। तो यहाँ अगर दिए हम लोग 2, इधर दिए 10, तो क्या होगा, 10 + 2 = 12 आउटपुट निकलेगा। तो ये 10 + 2 क्या निकल जाएगा मेरा, ये आउटपुट हो जाएगा। तो वही, और डिजायर इफेक्ट मेरा आउटपुट था, और भाई इनपुट हम लोग का क्या था, इनपुट 2 था, तो 12 / 2, ठीक है। 5 कब मेरा आंसर आता, 5 आता जब मेरा रेफ्रिजरेशन का काम करता। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेशन के केस में क्या हो जाता, मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। ये मेरा सोर्स था, और ये यहाँ से जाता है। एक बार समझ लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं रेफ्रिजरेशन का बात कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या जब बना देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा अब रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे मेरा आ जाता क्या, मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा सिंक, ये हो जाएगा मेरा क्यू लोअर। यहाँ था मेरा 10 किलोवाट, जो कि यहाँ से हीट से ले, और वर्क डन यहाँ पे कर रहा था मेरा 2 किलोवाट का, ये मेरा वर्क डन कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग सीओपी निकालेंगे रेफ्रिजरेशन का, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो भाई सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाता है, हमको क्या करना है, रेफ्रिजरेशन में ठंडा करना। मतलब ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा रूम का फ्रिज है, इससे मेरा हीट कितना निकल रहा है, ये चीज़ मेरा डिजायर इफेक्ट हो जाएगा। कितना हीट निकल रहा है रूम से, हमको रूम में हीट नहीं चाहिए, ठीक है। तो विंटर का बात करें, मतलब गर्मी का, समर का बात करें, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, डिजायर इफेक्ट मेरा हो जाएगा 10 किलोवाट, कितना निकाल रहा है। और वर्क इनपुट, तो हम लोग वर्क इनपुट क्या दे रहे हैं, ये चीज़ दे रहे हैं, वर्क इनपुट 2। तो यहाँ से काटेंगे तो ये मेरा 5 आ जाएगा आंसर। तो 5 होगा किससे, रेफ्रिजरेशन के केस में। दूसरा चीज़, अब देखो कितना तरीका से बना सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताता, COP ऑफ हीट पंप = हो जाता 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। और हम लोग हीट पंप कितना निकाले, 6 आंसर आया था ना। तो 6 = 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ से भी देखो COP रेफ्रिजरेशन निकालेंगे, एक को इधर ले जाएंगे, 6 - 1 = COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 6 - 1 = 5, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है 5 का वैल्यू, रेफ्रिजरेशन का वैल्यू कितना पता, 5 है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। तो भाई मुझे ये नहीं पता, लेकिन 1 + COP निकला 5, तो 5 + 1 = 6, तो COP ऑफ हीट पंप = 6। तो बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको सही तरीके से समझ में आना चाहिए, फिर आप बना लीजिएगा। 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 मेरा आंसर, हीट पंप का बात कर रहा है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अ टाइप ऑफ लिंक। तो यहाँ पे नन ऑफ द आंसर हो जाएगा। वाई, बिकॉज रिजिड लिंक तो है ही, फ्लेक्सिबल लिंक भी है। इसमें मोशन जो होता है, ट्रांसफर होता है, भले कम होता है, लॉसेस होता है बट होता है। और फ्लूइड तो लिंक है ही है। बहुत कोई सोचेंगे कि सी आंसर हो जाएगा, फ्लूइड मेरा लिंक नहीं है बाबू, लेकिन हाइड्रोलिक रैम में जो काम करता है ना, वो लिंक का ही काम मेरा करता है, पानी के फॉर्म में, ठीक है, फ्लूइड। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड सिर्फ पानी नहीं, एयर भी हो सकता है। जो भी फ्लो जो फ्लो करता है, बहाता है, उसको हम लोग फ्लूइड लेते हैं। तो यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 39वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे टॉम में आ चुके हैं। अब हम लोग टॉम में आ चुके हैं, किस में आ चुके हैं, टॉम में। इससे पहले हम लोग किसका देख रहे थे, आरएससी का देख रहे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी इंस्टॉल बाय द हायर पेयर। मुझे पता है दो तरह का पेयर होता है, एक हायर पेयर होता है, एक लोअर पेयर होता है। हायर पेयर क्या करता है, ये मेरा पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाता है या लाइन कॉन्टैक्ट बनाता है। जैसे कोई बॉल है और इस तरह का बॉल है, इसको हम लोग रस्सी से बांध के इसको हम लोग घुमा के ले जा रहे हैं, तो जो ले जा रहे हैं इसमें सिर्फ लाइन बन रहा है या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट बनते हुए जा रहा है, ठीक है। मतलब समझ लो कि आप कोई बॉल है, बॉल को रस्सी से बांध के आपको नीचे में जमीन से सटाते हुए ले जा रहा है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट बना रहा, तो हायर पेयर हो जाएगा। लोअर क्या करना था, सरफेस कॉन्टैक्ट बनता, पूरी तरह से सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलो तो हायर पेयर क्या बनाएगा मेरा, पॉइंट कॉन्टैक्ट, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 40। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन फ्री बॉडी इन स्पेस। स्पेस में 3 तरह का मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम पाया जाता है, DOF पाया जाता है। 3 जो होता है मेरा आपका ट्रांसलेशन होता है, और 3 जो होता है मेरा रोटेशनल होता है। तो 6 भी और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है, अ मैकेनिज्म कैन बी क्लासिफाई इनटू अ स्ट्रक्चर। देखो मैकेनिज्म, जब भी मैकेनिज्म का बात करें या मशीन का बात करें, एकदम रट लीजिएगा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 1 होता है। लेकिन जब भी हम लोग मैकेनिज्म है मेरा, अब मैकेनिज्म को स्ट्रक्चर चेंज करेंगे ना, तो ये मेरा घट जाता है। मतलब स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 0 हो जाता है। माइनस कब होता है, जब सुपर स्ट्रक्चर होता है। सुपर स्ट्रक्चर में जो होता है माइनस मेरा हो जाता है, माइनस मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा तो सुपर स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि स्ट्रक्चर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए, DOF होता है, वो हो जाता है मेरा 1। क्या हो जाता है मेरा, स्ट्रक्चर का DOF हो जाता है मेरा 0, 0 हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर का मेरा हो जाता है 0। अगर हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बनाना है तो DOF क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव सुपर स्ट्रक्चर। और मेरा अगर मैकेनिज्म का बात करें तो DOF कितना हो जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। किसका, मैकेनिज्म का या मशीन का बात करें तो DOF मेरा 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे किसका बात करें, स्ट्रक्चर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कॉच योच मैकेनिज्म इज ए इन्वर्सन ऑफ। देखो अगर आप डबल क्रैंक, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो इसका 3 जो इन्वर्सन था, एक तो था मेरा ओल्डल कपलिंग, ठीक है, ओल्डन कपलिंग था। दूसरा था आपका इलेक्ट्रिक ट्रम्बल था, और आपका था स्कॉच योज मैकेनिज्म। तो ये सब जो है वो मेरा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का आपका इन्वर्सन है। तो ये किसका हो जाएगा मेरा, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा मेरा 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्सन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। नॉट नहीं बोल रहा है, आप सिंपल आप क्वेश्चन देख के पकड़ लिए होंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रम्बल जो है सर अभी जस्ट मैंने आपने बताया था कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म है, तो सिंगल का तो होगा ही नहीं, तो वही बोला नॉट नहीं है, तो D नहीं है। बाकी सब जो है देखिए, इससे आपको और एक क्वेश्चन मिल गया कि सिंगल का कौन कौन आता है, पेंडुलम आ जाता है, विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आ जाता है, और ऑसिलेटर जो सिलेंडर इंजन है ये मेरा किस में आ जाता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, तो लाइन या फिर कौन आपका जो पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है वो बनाता है, जिसको हम लोग रोलिंग पेयर भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया बॉल एक लेके जा रहे थे यहाँ पे, तो ये रोलिंग भी अगर करेगा तो हायर पेयर ही बना रहा है ना, यानी पॉइंट कॉन्टैक्ट ही बना रहा है। तो 44 का आंसर हो जाएगा, ये 44 था, इसका आंसर हो जाएगा C। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का डाउट हो जाता है आपका कि ये कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको निकालना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा इस मैकेनिज्म का। 2-3 क्वेश्चन इस तरह बनाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वो हो जाता है क्या मेरा, 3L-1 इज -2J -H, जहाँ पे J क्या है, जॉइंट है, L क्या है, ये मेरा लिंक होता है, J क्या होता है मेरा, जॉइंट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है मेरा, हायर पेयर हो जाता है। क्या हो जाता है, हायर पेयर। चलो अब मैं पहले इस फिगर को मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ कि भाई इसमें आखिर दिया क्या क्या है, तब जाके आप लोगों को ईजिली पड़ेगा इसमें क्या क्या दिया है। चलो 1 बाय 1 हम लोग मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रेड ले लेता हूँ। चलो सबसे पहले बात करेंगे इसमें लिंक कितना दिया गया है, ठीक है, किसका बात करेंगे, लिंक का बात करेंगे। तो देखो पहली बात तो जो भी फिक्स रहता है ना उसको हम लोग लिंक ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक फिक्स है तो ये एक लिंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स है जो E नंबर में, ये मेरा 2 लिंक हो गया। उसके बाद अलावा ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, और ये मेरा 6 हो गया,
क्या हो गया मेरा 6 हो गया। आप अगर डी नंबर का बोलेंगे सर ये भी एक लिंक ले लिए, नहीं, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये स्लाइडर यहाँ लगा हुआ, तो ये मेरा नहीं होगा, जो भी फिक्स रहता है वो मेरा लिंक बनता है। तो यहाँ लिंक क्या निकल गया मेरा 6 लिंक निकल गया। अब हम लोग बाइनरी जॉइंट का बात करते हैं। ब्लू से मैं दिखाता हूँ बाइनरी जॉइंट कितना है। तो आप देखिएगा बाइनरी जॉइंट मेरा कितना निकल जाएगा, यहाँ पे एक निकल जाएगा बी नंबर में एक बाइनरी जॉइंट, राइट, एक मेरा बाइनरी जॉइंट निकल गया, ठीक है। एक मेरा हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर में, तो 2 मेरा बाइनरी जॉइंट निकल गया। थर्ड मेरा बाइनरी जॉइंट निकल जाएगा मेरा कहाँ पे, यहाँ पे निकल जाएगा मेरा बाइनरी जॉइंट, ठीक है। और मेरा निकल जाएगा एक यहाँ पे बाइनरी जॉइंट निकल जाएगा। तो बाइनरी जॉइंट कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो 4 मेरा निकल गया बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट कितना निकल गया, 4 निकल गया बाइनरी जॉइंट। अगर आप देखिएगा यहाँ पे सी नंबर में, बोले सी क्यों नहीं पकड़े सर, सी मेरा टर्सरी जॉइंट है, 3 मेरा यहाँ पे है जॉइंट। तो जब भी मेरा जहाँ पे भी टर्सरी जॉइंट आता तो 1 बराबर 2 हो जाता बाइनरी। जहाँ पे अगर एक मेरा टर्सरी जॉइंट निकल जाएगा तो इक्वल टू हो जाता 2 बाइनरी जॉइंट। तो यहाँ पे 4 पहले से आया था बाइनरी जॉइंट और 2 आ गया मेरा एक आपका टर्सरी के चलते। तो टोटल कितना हो गया मेरा 6 जॉइंट निकल गया, ठीक है। और इसके अलावा एक स्लाइडर मेरा आ जाएगा, ये जो स्लाइडिंग यहाँ पे कर रहा है, ये स्लाइडिंग कर रहा है, इसके चलते और एक मेरा जॉइंट निकल जाएगा जो कि स्लाइडर जॉइंट, ठीक है। तो और एक जॉइंट, मतलब 7 टोटल हो गया मेरा जॉइंट। तो जॉइंट कितना निकल गया यहाँ पे रेड से मैं दिखाता हूँ, जॉइंट निकल गया मेरा 7, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मेरा निकल गया। अब हम लोग पुट करते हैं और निकालते हैं वैल्यू। 6 और 7 आया था मेरा, कितना आया था 6 एंड 7 आया था। चलो मेरा आ गया कितना, लिंक आ गया था 6 और जॉइंट आ गया था मेरा 7। फॉर्मूला क्या होता था, मैं पुट कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 3l-1 -2j -h। मेरा हाइयर पेयर यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, लाइन कॉन्टैक्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट है नहीं, तो ये हो गया मेरा 0, ये जाने दो। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ निकला DOF इक्वल टू है, तो यहाँ पे 3l कितना निकला 6 नहीं, 6 -1 इक्वल टू 5 और -2 इंटू जॉइंट कितना निकला 7 निकला। तो 5 दिया 15 हो जाएगा यहाँ पे, 15 और -7 दूनी के 14, तो 14 - 15 इक्वल टू 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। आप फटाफट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार स्लो से देख लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बहुत ही ईजी तरीका से स्लो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम शोन फिगर। फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे पूछ रखा है, कुछ नहीं करना, एकदम इजी है। देखो मैंने क्या कहा था, लिंक आपको फाइंड करना, तो लिंक यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, एक लिंक ये आपका है और एक लिंक यहाँ पे, 2 लिंक है यहाँ पे। और बाइनरी जॉइंट अगर आप देखिएगा तो सिर्फ एक ही बाइनरी जॉइंट आपको निकल रहा है, ये चीज़ निकल रहा है बीच में एक बाइनरी जॉइंट। तो लिंक यहाँ पे कितना बन रहा है 2 बन रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो आपका बाइनरी जॉइंट कितना है, तो आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा 1 निकल जाएगा, बाइनरी जॉइंट एक ही है, ठीक है। अब आप एक बोलिएगा सर आपने कहा था लिंक वहीं होता है जहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है। मैंने कहा था ना जस्ट पिछले फिगर में कि सर ये आपका लिंक नहीं लेंगे हम लोग, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं है। तो सर आप यहाँ पे जो है ये तो फिक्स नहीं, हवा में मूव कर रहा है, कहीं फिक्स नहीं, तो आप लिंक 1 और 2 कैसे ले लिए। लेकिन जब इस तरह का लिंक मेरा फिक्स नहीं होता तो हम लोग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अब मेरा लिंक फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग 3l-2j, बस यही यूज़ करेंगे। तब यहाँ पे क्या करेंगे 3l-2j। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मेरा लिंक कितना है, लिंक मेरा 2 है, तो 3 × 2 हो जाएगा, -2 इंटू मेरा जॉइंट देखे थे बाइनरी जॉइंट ओनली 1 था, तो 1 कर देंगे, तो 3 दूनी के 6 -2, तो क्या निकल गया मेरा 4 बी द करेक्ट आंसर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। समझ आया। 3l-2j कब यूज़ करेंगे, जब मेरा लिंक मेरा फिक्स नहीं रहता तो। अब मेरा लिंक फिक्स रहता तो क्या हो जाता है मेरा 3l-1 -2j -h डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, राइट। ओके, बोला कि काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। अगर काइनेमेटिक चेन को हम लोग मैकेनिज्म बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वन लिंक को फिक्स कर देंगे काइनेमेटिक चेन में, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा मेरा मैकेनिज्म हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। आपका काइनेमेटिक चेन है तो इसका एक लिंक को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, एक लिंक को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, एक लिंक को फिक्स कर देता हूँ, तो मेरा क्या बन जाता है मैकेनिज्म। तो अब अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो वन लिंक इज फिक्स्ड, बी और करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग का यहाँ पे लेक्चर हो जाता है यार ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट आएगा। आप लोग कैसा लगा वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। आरकेजन का परचेस करना है, अच्छी तरह से तैयारी करना है आपको, और मेहनत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जॉब आपके हाथ में हो, तो आरकेजन को आप परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आपका, टेलीग्राम का दिया गया, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF वगैरह मिल जाएगा, व्हाट्सअप भी जुड़ सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया गया, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आरकेजन के सोल्यूशन के लिए ओनली, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई कीजिएगा व्हाट्सअप करने का, मैं बिजी रहता हूँ। अगर आपको आरकेजन के बारे में पूछना फिर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो कि पेड कोर्स है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मिनट, तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।